आज की कक्षा में सभी का स्वागत है। 12वीं आर्ट्स राजनीति विज्ञान की कक्षा में हमारा जो अध्याय चल रहा है भारतीय संविधान की विशेषताएं। इस अध्याय के अंदर हमने संविधान की सारी विशेषताओं का अध्ययन किया था पिछले वीडियो में। विशेषताओं के बाद में अब हम संविधान की प्रस्तावना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेम्बल, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना का अर्थ है कि संविधान के मूल आदर्शों को प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया है। यानी हमारा संविधान जो है, भारत का संविधान, तो हमारा संविधान कितना आदर्शवादी है, उसमें कौन कौन से आदर्श बातें हैं, अगर वो हमें संक्षिप्त रूप में समझनी है तो हमें प्रस्तावना का अध्ययन करना होगा। क्योंकि प्रस्तावना में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका बहुत विस्तृत वर्णन हम निकाल सकते हैं। तो प्रस्तावना के माध्यम से संविधान के आदर्शों को शामिल किया गया है। ठीक है ना। तो ये प्रस्तावना का अर्थ है। ठीक है ना। दोबारा ध्यान से सुन लीजिए कि संविधान के मूल आदर्शों को प्रस्तावना के माध्यम से शामिल किया गया है संविधान में। ठीक है ना। और प्रस्तावना के बारे में अगर हम और ज्यादा परिचय प्राप्त करें तो प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक संक्षिप्त सार है। ठीक है ना। संविधान का अगर हमें संक्षिप्त रूप से परिचय प्राप्त करना है कि भारत का संविधान कैसा है, कितना आदर्शवादी है, ठीक है ना, उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, कितना लोकतांत्रिक संविधान है, तो हम जो हमारा संविधान की प्रस्तावना है हम उसको समझकर ये पता कर सकते हैं कि भारत का संविधान का स्वरूप कैसा है। अब हम जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में आगे की बिंदुओं को देखेंगे। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि जो प्रस्तावना है, ठीक है ना, इसको संविधान की उद्देशिका भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रस्तावना जो शब्द है, या हम कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना है उसको कहां से स्वीकार किया गया है। तो प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से स्वीकार किया गया है। प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से इसे स्वीकार किया गया है, यानी इसे व्यवहार में अमेरिका के संविधान से लाया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने कहां से ग्रहण की है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की। 13 दिसंबर 1946, ठीक है ना, 13 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949, ये जो समय है ये हमारे संविधान के निर्माण का समय है। कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान के निर्माण का उद्देश्य जो है ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना। और ये किसने किया था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान के अंदर एक प्रकार से उद्देश्य प्रस्तुत किया था कि हम संविधान का निर्माण क्यों करना चाहते हैं, हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा में। तो 13 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हमारे संविधान का निर्माण हुआ, जिसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये हमने विशेषताओं में पढ़ा था पिछले वीडियो में। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके मूल बिंदु से। मूल संविधान, यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो हमारा संविधान कैसा था? मूल संविधान। मूल संविधान का मूल उद्देश्य क्या था? संविधान की क्रियान्विति व पालन संविधान की मूल भावना के अनुसार हो। यानी भारत का जो संविधान है, ठीक है ना, तो उस संविधान के जो नियम है उनकी क्रियान्विति और उनका पालन जो है संविधान की मूल भावना यानी संविधान के आदर्शों के अनुसार हो। संविधान के जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के अनुसार हो। ठीक है ना। यानी भारत के सभी नागरिक और भारत की शासन व्यवस्था संविधान के अनुकूल होनी चाहिए, संविधान के नियमों के अनुकूल होनी चाहिए, तभी वो एक प्रकार से लोकतांत्रिक भारत कहलाएगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाएगी। तो ये इसका मूल उद्देश्य है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। हम सब जानते हैं जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ
तो उस समय प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे, और हमने विशेषताओं के अंदर भी अध्ययन किया है कि वो 3 शब्द कौन से थे। एक शब्द था कौन सा, पंथ निरपेक्ष, दूसरा शब्द था अखंड था, और तीसरा शब्द था समाजवाद। इन 3 शब्दों को 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अब इसके अंदर क्या बता रहे हैं कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंड का शब्द जोड़ा गया, ठीक है ना। तो ये कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इन तीनों शब्दों को जोड़ने से क्या हुआ, भारत का संविधान एक आदर्श संविधान बन गया। पंथ सबसे पहले देखेंगे समाजवादी। समाजवादी का मतलब यह है कि भारत के समाज को एक प्रकार से ऐसा समाज बनाना जिसमें प्रत्येक वर्ग का कल्याण हो और प्रत्येक वर्ग के हित में कार्य किया जा सके और प्रत्येक वर्ग की जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके, ठीक है ना। दूसरा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष यानी भारत के शासन के समक्ष सभी धर्म एक समान है, यानी भारत का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, सरकार का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। सरकार के लिए सभी धर्म एक समान है और किसी भी धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। फिर है तीसरा शब्द अखंडता। अखंडता यानी भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाना जो एक प्रकार से संगठित हो, ठीक है ना, और एक प्रकार से भारत के नागरिकों में राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीय भावना हो, ठीक है ना, जाति पाति का भेदभाव ना हो, ठीक है ना, धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो और सबके मन में राष्ट्रीयता का भाव हो, ऐसा भारत बनाना, ठीक है ना। इसलिए अखंडता शब्द को जोड़ा गया, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ेंगे। प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा, यानी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। तो आत्मा क्यों है, यहाँ पे आत्मा से तात्पर्य है कि संविधान का एक संक्षिप्त स्वरूप जो है वो प्रस्तावना को माना जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट के अंदर कि प्रस्तावना जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेम्बल कहते हैं, और प्रस्तावना को यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है, घोषणात्मक भाग, दूसरा है उद्देश्य भाग, तीसरा है विवरणात्मक भाग। सबसे पहले समझेंगे घोषणात्मक भाग को। घोषणात्मक भाग के अंदर कुछ बिंदु हैं कि घोषणात्मक भाग है क्या। तो सबसे पहले प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग, यानी हम जानते हैं कि जब भी हम प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग यानी हम सब एक हैं, हम सब एक देश के निवासी, एक देश के नागरिक हैं। तो हम भारत के लोग से इसकी शुरुआत होती है। इसका आशय क्या है, हम भारत के लोग से क्या आशय है, ठीक है ना। तो संविधान में शक्ति का स्रोत जनता, यानी हम भारत के लोग यानी हम सब जनता, ठीक है ना, हम सब जनता, हम भारत के नागरिक हैं। और हमारा जो संविधान है, तो संविधान जो है सर्वशक्तिमान है और संविधान की शक्ति का स्रोत किसे माना गया है, जनता, यानी भारत की जनता को माना गया है। तो जनता ही सर्वोच्च शक्ति है और ये जो संविधान जो है वो जनता के लिए है, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा द्वारा संविधान का निर्माण, यानी जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, यानी जब भी हमारे देश में चुनाव होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, अपने नेताओं को चुनते हैं और वही प्रतिनिधि आगे जाकर क्या करते हैं, शासन को चलाते हैं। तो भारत देश में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ था। तो हमारे संविधान का निर्माण किसने किया था, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा ने, यानी जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा पूरे भारत से और वो सारे प्रतिनिधियों ने मिलकर संविधान सभा का निर्माण किया और हमारे देश के संविधान का निर्माण किया। तो ये तो था हमारा घोषणात्मक भाग। दूसरा आता है उद्देश्य भाग कि हमारी प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हमारी प्रस्तावना का उद्देश्य है कि भारत राष्ट्र कैसा होना चाहिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत अपने आंतरिक मामलों में और भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वयं निर्णय ले सके, उसे किसी अन्य शक्ति से या किसी देश के ऊपर निर्भर न रहना पड़े या एक प्रकार से भारत को निर्णय लेने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत का निर्माण करना, ठीक है ना।
तो यहाँ पे इसका अर्थ यह है, और आज हमारा देश कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ठीक है ना, सक्षम राष्ट्र है जो देश के अंदर और बाहर जो है स्वयं निर्णय लेता है। दूसरा है समाजवाद, और उसके नीचे तीसरा है पंथ निरपेक्ष। तो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष के बारे में हम यहाँ पे समझ चुके थे, दोबारा आप समझ लेंगे। समाजवाद यानी ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें पिछड़े वर्ग, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो या ओबीसी वर्ग हो, उन सभी पिछड़े वर्गों के कल्याण के बारे में सोचना और उन वर्गों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और समाज में एक समान जीवन स्तर का निर्माण करना, सभी नागरिकों को समानता का अवसर देना, एक मतलब ना अच्छे समाज का निर्माण करना, ठीक है ना, जिसमें सभी को समान अवसर मिले, ठीक है ना, इसलिए समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष यानी जिसके समक्ष सभी धर्म समान है, कोई भी धर्म विशेष नहीं, यानी कि राज्य के लिए, सरकार के लिए कोई धर्म विशेष नहीं है, सभी धर्म समान है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों जो शब्द हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, तो इनका उद्देश्य आपको समझ में आ गया। चौथा है लोकतंत्रात्मक, यानी भारत का संविधान कैसा होगा, लोकतंत्रात्मक, तो ये भी हमारा एक उद्देश्य है। और भारत के संविधान को लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए, भारत की शासन व्यवस्था को लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए क्या आवश्यकता है कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सत्ता, यानी भारत देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है, और वो लोकतांत्रिक देश क्यों है, क्योंकि जनता के द्वारा हमारे यहाँ पे प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता है, उनका चुनाव होता है, और जब जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है तो वही प्रतिनिधि आगे जाकर शासन करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से शासन को चलाते हैं, और यही प्रतिनिधि जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को लेकर एक प्रकार से अपने कार्यों को पूरा करते हैं, यानी जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि जनता द्वारा प्रतिनिधियों को चुना जाता है और प्रतिनिधि अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हैं और हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, अपने संविधान के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। इसलिए भारत का संविधान और भारत का शासन लोकतांत्रिक है। पांचवा जो बिंदु है गणराज्य। गणराज्य में हम समझेंगे राज्य सत्ता वंशानुगत न होकर जनता द्वारा निर्वाचित है। ध्यान से समझेंगे, यानी भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि राज्य सत्ता वंशानुगत, यानी हमारी जो सत्ता है, हमारी जो शासन व्यवस्था है वो वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत का मतलब होता है कि जो राजा है, राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो योग्य व्यक्ति हैं, जिसको जनता के द्वारा चुना जाता है, वही सत्ता को प्राप्त करता है और वही शासन करता है। इसलिए राज सत्ता वंशानुगत न होकर जनता द्वारा निर्वाचित, यानी जनता अपने राजा को चुनती है और जनता अपने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को चुनती है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारी शासन व्यवस्था का जो सर्वोच्च एक प्रकार से व्यक्ति है, एक सर्वोच्च व्यक्ति जिसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है ना, तो उसे जनता निर्वाचित करती है। तो ये था हमारा उद्देश्य भाग। इसके बाद देखेंगे विवरणात्मक भाग, ठीक है ना। विवरणात्मक भाग के अंदर पहला बिंदु है न्याय, यानी हमारा जो संविधान है वो कहता है कि न्याय 3 आधार पे होगा, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय की बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक न्याय की। तो राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हो, प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त हो। इसके लिए हमारे संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को एक प्रकार से वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया है। वयस्क मताधिकार के बारे में हमने पढ़ा था, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तो वह व्यक्ति वयस्क माना जाता है और उसे मतदान का अधिकार होता है। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्राप्त हो और मतदान का अवसर प्राप्त हो। दूसरा है सामाजिक न्याय, यानी सामाजिक क्षेत्र में, यानी समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो और प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपने जीवन का समान रूप से विकास कर सके, उसे समाज के अंदर प्रत्येक जो है ये समान रूप से अधिकार मिल सके और किसी भी निम्न वर्ग के साथ में किसी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ना हो और सरकार के द्वारा सभी वर्गों को समान माना जाए और सभी के कल्याण के लिए कार्य किया जाए, ठीक है ना। तो ये सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात करेंगे तो आर्थिक क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों को सरकार के द्वारा और संविधान के द्वारा समान अवसर प्राप्त हो,
सभी नागरिकों के साथ में समानता का व्यवहार किया जाए और प्रत्येक नागरिक को आर्थिक क्षेत्र में समानता का अधिकार प्राप्त हो और उन्हें आर्थिक क्षेत्र में आगे कार्य करने के लिए जो दूसरे नागरिक हैं उनके बराबर उन्हें अधिकार मिल सके। यानी एक प्रकार से हम यहाँ पे समझेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हो और किसी भी नागरिक के साथ में धर्म, भाषा, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे उसके साथ भेदभाव ना हो और सरकार के द्वारा सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। तो ये आर्थिक न्याय, इस प्रकार से हम देखेंगे न्याय बिंदु में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय, ये तीनों ही हमारे लिए बहुत आवश्यक है, देश के लिए आवश्यक है। दूसरा बिंदु है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक क्षेत्र में समान स्वतंत्रता प्राप्त है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, शैक्षिक क्षेत्र में हो, व्यापार करना हो, उसे कहीं पे आवास करना हो या उसे अपने जीवन में मतलब कोई विशेष कार्य करना हो, ठीक है ना। तो भारत के सभी नागरिकों को समान स्वतंत्रता प्राप्त है। समानता की बात करेंगे तो भारत के सभी नागरिकों को धर्म, शिक्षा या हर क्षेत्र में व्यापार करना हो, ठीक है ना, या कोई भी कार्य करना हो तो प्रत्येक कार्य में भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है। बंधुत्व की बात करेंगे तो भारतीय नागरिकों में बंधुत्व का विकास हो, यानी भाईचारे का विकास हो। तो भाईचारे का विकास कैसे होगा? व्यक्ति की गरिमा, यानी प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना। हम जब दूसरे व्यक्ति का सम्मान करेंगे तो वो भी हमारा सम्मान करेगा। तो हम जब व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करेंगे तो बंधुत्व का भाव जो है ये पैदा होता है। यानी भाईचारे का भाव कैसे पैदा होगा? व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना, यानी व्यक्ति का सम्मान करना, तो वो भी हमारा सम्मान करेगा। हर नागरिक को अपना भाई समझना, राष्ट्र की एकता और राष्ट्रवादी भावना का विकास करना। जब राष्ट्र की एकता का विकास होगा तब हमारे मन में बंधुत्व का विकास होगा। और अखंडता, यहाँ पे अखंडता का मतलब यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। जैसा कि मैंने आपको मैंने बताया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ये हम मौलाना आपने देखा क्या ना कि हम मौलाना ये पढ़ चुके हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अखंडता शब्द जोड़ा गया और भारत को एक प्रकार से अखंड राष्ट्र बनाने के लिए और भारत के नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने के लिए प्रयास किया गया। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि प्रस्तावना के माध्यम से हम भारत का संविधान है वो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, हम संक्षिप्त रूप से समझ सकते हैं। किसके माध्यम से? प्रस्तावना के माध्यम से। ठीक है, धन्यवाद।